आज उर्दू अकादमी की तरफ से यहाँ पे जश्न शीरी नाम से प्रोग्राम रखा गया है, जिसके बारे में हमें बताएंगे वन वॉइस ट्रस्ट के कन्वेनर श्री हसन लाल जी। ये प्रोग्राम जो है उर्दू अकादमी ने यौम उर्दू आज है उसी मौके पर रखा है और इसका कन्वेनर हमारी सोसाइटी है, उसकी सेक्रेटरी हम हैं। और इसमें मुख्तलिफ बहुत से प्रोग्राम रखे गए हैं, जैसे बैतबाजी है, मुशायरा है और गीत है, कैलीग्राफी की एग्जीबिशन है, दास्तान गोई है, एक मुख्तसर ड्रामा है। इसमें बहुत से जिसमें बहुत से शहर के लोग और कॉलेज स्कूल के लोग भी जुड़े हैं, जिन्होंने अपना बैतबाजी में शामिल हो रहेंगे और कैलीग्राफी भेजी है कई स्कूलों ने। अच्छा, ये लोकल लोग ही शामिल हैं कि बाहर से भी बुलाए हुए हैं आपने? नहीं, ये पार्टिसिपेंट जो हैं? हाँ, पार्टिसिपेंट जो हैं सब यहीं लोकली लखनऊ के हैं। बाकी सिंगर जो हैं जो हमारे इसमें गीत पेश करेंगे, अदबी शायरों के कलाम पेश करेंगे और फिल्मी गीतों वाले वो आगरा से कलाकार आएंगे गाने वाले। अच्छा अच्छा, कितने बजे तक है सर ये प्रोग्राम चलेगा? प्रोग्राम हमारा 2 बजे के आसपास इनाग्रेशन है होगा और 7 बजे तक चलेगा जी। अच्छा जी, शुक्रिया सर। ये हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ के बहुत ही मशहूर और मारूफ नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब, और ये आपको ख़त्ताती और दास्तान गोई के बारे में कुछ मालूमात देंगे। देखिए, आज 9 नवंबर 2024 को यौम उर्दू मनाया जा रहा है यहाँ उर्दू अकादमी में जी। तो यहाँ पर बहुत से फ़न का मुजाहरा हो रहा है, उसमें यहाँ के ऊपर दास्तान गोई भी होगी आगे। यहाँ पर ख़त्ताती है, फ़न ख़त्ताती जो है इसमें देखिए कि मुख्तलिफ नमूने हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने और बहुत से लोगों ने जो है ये अकादमी के ही स्टूडेंट्स का ये काम है? स्टूडेंट्स जो है उन सबका ये मुजाहरा है, उनका ये काविश है। तो बहुत अच्छे अच्छे नमूने हैं, बहुत अच्छी ख़त्ताती सब यहाँ पर की हुई है, तोहराकारी भी है, इसमें हर तरह का फ़न है। और अभी यहाँ पर मुशायरा भी हो रहा है और आगे अभी दास्तान गोई होगी, उसके सिलसिले से मेरी पेशकश है। अच्छा, दास्तान गोई कितनी पुरानी आर्ट है लखनऊ की? लखनऊ से ही है या कहीं और से अडॉप्ट की हुई है ये? देखिए, लखनऊ जो है वो मरकज़ है जी। जैसा कि हम लोग बचपने से सुनते आ रहे हैं, सीना मसीना ये चीज़ चली आ रही है कि उर्दू जो है वो एक लश्करी ज़बान है और दक्खन में पैदा हुई है, दिल्ली में जवान हुई है। अच्छा। और लखनऊ में आकर इस पर शबाब आया और यहाँ आकर दुल्हन बनी है। तो जो खूबियाँ उर्दू की हैं वो लखनऊ में आके हुई हैं और उसको निखारा गया है। तो दास्तान गोई जो है वो भी एक फ़न है और दास्तान गो होते थे, क़स्सा गो होते थे और वो पुराने वाक़यात जो हैं दास्तानें होती थी उनको सुनाते थे। और अक्सर ये होता था जो दास्तान गो या क़स्सा गो होते थे तो उनकी जो कहानी होती थी या दास्तानें जो होती थी वो हफ्तों, महीनों, सालों चलती थी और वो ख़त्म नहीं होती थी, वो कंटिन्यू होती रहती थी, लड़ में लड़। तो ये सिलसिला होता रहता था। और इसके साथ साथ ये है कि उर्दू में ख़ास चीज़ ये होती है कि तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा। अगर तलफ़्फ़ुज़ आपका अच्छा नहीं है जी तो आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा। आज जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है या जो मीडिया है जी, उसमें तलफ़्फ़ुज़ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक अहम किरदार अदा करते हैं जी। तलफ़्फ़ुज़ अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा। मान लीजिए कि फ़िल्म हम देख रहे हैं और डायलॉग्स बोल रहे हैं, उसमें तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं है जी तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर हम कोई गुलकार है, कोई गाना गा रहा है और किसी गीत या गज़ल को, तो अब हमने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो गज़ल जो है वो गालिब की या ज़ौक़ की गज़ल गाते हैं तो वो सुनने में जो है मज़ा नहीं आता है जी जी। तो गालिब की गज़ल गाना चाहिए, ज़ौक़ की गज़ल गाना चाहिए, ना कि गालिब और ज़ौक़ की गज़ल गाना चाहिए जी। अच्छा, आप लोग तो बहुत पुराने हैं, यहाँ के मशहूर हैं, हम ये जानना चाहते हैं क्या दास्तान गोई की फ़ील्ड में कुछ नए लोग भी आ रहे हैं, कुछ यंगस्टर्स भी आ रहे हैं? हम लोगों के अपने शहर के हिमांशु वाजपेयी साहब जो हैं वो हैं और एक मोहतरमा हैं उनका, तो ये लोग जो है इनकी जोड़ी है और बहुत अच्छी दास्तान गोई हो रही है। और वैसे तो उन्होंने फ़ारूक़ी साहब, मज़हर फ़ारूक़ी और दानिश साहब ने इन लोग ने किया था जी। और अब जो है लखनऊ में भी काफ़ी इसका उरूज मिल रहा है और एक इसका लोग बहुत अच्छे पैमाने पर कर रहे हैं। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब। ठोकरों में भी कोई मंजिल है, ठोकरों में भी कोई मंजिल है, हादसों में सहारे तेरे हैं। क्या कहने ठोकरों में भी कोई मंजिल है, हादसों में सहारे तेरे। क्या खूबसूरत इशारा है, क्या कहने। गजल का मक्ता कुछ यूं है कि तू
अज़ल की गज़ल कलम सब है। क्या कहने अज़ल की गज़ल। तू अज़ल की गज़ल कलम सब है, मेरे अल्फाज सारे तेरे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या खूबसूरत इशारे हैं, क्या कहने। तू अज़ल की गज़ल कलम सब है, मेरे अल्फाज सारे तेरे हैं। एक और। चलिए कुछ जिंदगी की बात की जाए। जी लोग बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, एक बार ताली बजा दीजिए। मेरा हौसला बढ़ गया। चलिए कुछ जिंदगी की बात कर लेते हैं। असल में आदमी जब खामोशी से सुनता है तो बहुत ध्यान से सुनता जी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जा रही है भला तू किधर जिंदगी, क्या कहने, जा रही है तू, जा रही है भला तो किधर जिंदगी, चंद लम्हे कहीं पर ठहर जिंदगी। क्या कहने, जा रही है भला तो किधर जिंदगी, चंद लम्हे कहीं पर ठहर जिंदगी, मौत ही आखिरी इसकी मंजिल है जब, क्या कहने, मौत ही आखिरी इसकी मंजिल है जब, फिरती रहती है क्यों दर बदर जिंदगी। क्या कहने, मौत ही आखिरी इसकी मंजिल है जब, फिरती रहती है क्यों दर बदर जिंदगी। क्या कहने, अपनी जिद छोड़कर चल पड़ेंगे उधर, ले चलेगी हमें अब जिधर जिंदगी। क्या कहने, क्या कहने, अपनी जिद छोड़कर चल पड़ेंगे उधर, ले चलेगी हमें अब जिधर जिंदगी। क्या और कहने। मक्ता कुछ यूं है कि कोई माने न माने भले ही मगर, कोई माने न माने भले ही मगर, कोई माने न माने भले ही मगर, है अज़ल से बड़ी मुख्तसर जिंदगी। क्या कहने, क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया है जा आपने रही है अपने भला तो किधर जिंदगी, तखल्लुस का। चंद लम्हे कहीं पर ठहर जिंदगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता श्रीवास्तव अज़ल साहिबा। आपने देखा हजरात कि गज़ल के बारे में कहा जाता है कि गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। तो यानी ये है कि असर हाजिर की जो मसाइल हैं और ख़ासकर औरतों के जो मसाइल हैं वो उनकी कितनी खूबसूरत अक्कासी अभी आप श्वेता श्रीवास्तव अज़ल की गज़लों में आप समाप्त कर रहे थे। हजरात यहीं पर ये प्रोग्राम मौकूफ़ होता है और इस शेर के साथ कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूँगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। ये जश्न शीरी ज़बान जो तक हमारे साथ रहेगी हम लोग मुस्कुराते रहेंगे। मैं अब ऐसे लाल साहब को या काज़मी साहब को मैं ये बुला रहा हूँ कि जो है आगे का जो प्रोग्राम हो आप जो है जी डॉक्टर मुंतज़िर खान, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत लहजा और उर्दू ज़बान तो शीरी ज़बान है, ज़बान की अक्कासी और ज़बान को लोगों तक पहुंचाने का हुनर। वो शेर है ना कि अपनी लफ्ज़ों की सलासल पे भरोसा है इन्हें, लफ्ज़ों को फूल बनाने का हुनर जानते हैं। तालियां बजा दीजिए मेरे ख्याल से हमारे सामने मेहमानान जो मौजूद हैं उनका तारुफ आप बाखूबी जानते हैं। सैयद रफ़ल रिजवी साहब जो इस वक्त मौजूद हैं और हमारी बहुत ख़ास हमारी सीनियर और ख़ास तौर से सहाफ़त के बारे में अगर हम कहें मोहतरमा कुलसूम ताला साहिबा वो भी मौजूद हैं। आप ज़ोरदार तालियां बजाएं ताकि। और मसूद अब्दुल्ला कौन नहीं जानता, गुफ्तगू वो भी शीरी गुफ्तगू। ये गुफ्तगू को पहुँचाने का हुनर हर एक के पास नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़बान से लोगों को अपना बना लेते हैं और लोगों को अपने साथ बिल्कुल तीसी अंदाज में इस तरीके से चिपकाते हैं कि लोग खिंचे तक चले आते हैं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अगर आप कहें तो आपकी नजर कर दूं, तालियां बजाएं तो मैं आपको। मोहतरमा दो दोस्त थे और वो काफ़ी अरसे के बाद मिले। डॉक्टर साहब समाज फरमाए जो शोरा हजरात हैं बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई क्योंकि वो 12th में यानी 12वीं में एक साथ पढ़ते थे
और तकरीबन अरसे तवील के बाद जब मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल चाल जान रहे थे। तो एक दूसरे से हाल चाल पूछते पूछते एक ने पूछा कि तुम्हारे क्या कैसी हाल गुजर रही है, तो उसने पूछा कुछ न पूछो, तुम्हारे जाने के बाद अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा सरकारी मुलाजिम थे, मेरी भी नौकरी सरकारी लग गई, उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद अपने लिए चाय बनाता हूँ, बेगम के लिए भी चाय बना लेता हूँ, और उसके बाद जब ऑफिस जाने लगता हूँ तो मुझे मेरे अपने पसंद का खाना बहुत पसंद है, तो लंच बनाता हूँ, टिफिन पैक करता हूँ और बीवी के लिए छोड़ जाता हूँ। वो जब आता हूँ उसके बाद तुम्हें पता है मैं चाय की किसी के हाथ की पीता ही नहीं हूँ। शाम होती है चाय अपने लिए बनाता हूँ, बेगम के लिए बनाता हूँ, रात होती है डिनर साथ करते हैं, बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजर रही है। और जब नींद नहीं आती है तो बच्चों के कपड़े, बेगम के कपड़े, अपने कपड़े उठाता हूँ, धोता हूँ, प्रेस करता हूँ, रख देता हूँ। दूसरे ने पूछा, उसने जवाब थे अपने दूसरे दोस्त से पूछा जो अब तक बड़ी खामोशी से सुन रहा था, और तुम सुनाओ तुम्हारी कैसी गुजर रही है। उसने कहा गुजर तो मेरी भी ऐसी जानवर जैसी रही है, लेकिन बताने का सलीका नहीं आता। बहुत शुक्रिया। इसी को किस्सा गोई कहते हैं, और किस्सा गोई यानी इंसान को अपने साथ चिपकाता कैसे है। मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ बोलता हूँ जनाब मसूद अब्दुल्ला साहब किस्सा गोई के लिए, वो तशरीफ ला रहे हैं, आप हज़रात की तालियां बजती रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हाँ, इसके बाद जो ड्रामा है खासतौर से जो आप उसके मुंतज़िर जो इसके बाद वो लोग तैयारी के लिए तैयारी हमें सौंपी है कि उर्दू दास्तान गोई के सिलसिले से कुछ आप लोगों के सामने पेश करें। इंस्पेक्ट लाल साहब की है, जो उन्होंने हमें जिम्मेदारी है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा, तो मुलाहिज़ा हो। उर्दू ज़बान पर दास्तान गोई। उर्दू वो है, वो बदकिस्मत उर्दू ज़बान जिसके जिस्म पर सजे अल्फाज के लिबास को आज तार तार कर डाला गया है। उर्दू की हालत आज के दौर के बुजुर्गों की मानंद है, जो घर के किसी अंधेरे कोने में दरकिनार चीज़ की तरह पड़े रहते हैं। उर्दू ही वो है जिसके घने साए में गुलामी की धूप में तपते वतन परस्तों को आज़ादी की छाँव मिली, और उर्दू आज अपने ही घर में बेगानी है। आज उर्दू का कोई पुसाने हाल नहीं। हालात उर्दू पर साहिर लुधियानवी साहब ने ये फरमाया था, जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, जिस अहद सियासत ने ये जिंदा ज़बां कुचली, उस अहद सियासत को मरहूमों का गम क्यों? गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, गालिब जिसे कहते हैं उर्दू ही का शायर था, उर्दू पे सितम ढा के गालिब पे करम क्यों है? उर्दू का नाम तुर्की ज़बान की देन है, जिसके मायने होते हैं खेमा, छावनी या लश्कर के ठहरने की जगह। ये वो दौर था 1234 ईस्वी यानी चंगेज़ खां का, जब उर्दू को उर्दू नाम मिला। ज़बान को उर्दू नाम से पहचाने जाने के 20 साल बाद दानिश्वर सूफी अमीर खुसरो 1254 ईस्वी में पैदा हुए, जो संस्कृत, अरबी, फारसी व हिंदी ज़बानों के बाखूबी इल्म रखते थे। उन्होंने उर्दू को नए अल्फाज अता किए और उर्दू के सहारे ख़याल, ठुमरी, तराना, रुबाई व कव्वाली कही। कव्वाली तो अमीर खुसरो की ही खोज कही जाती है, जिसमें उर्दू उनके साथ थी। वैसे सूफियों ने उर्दू को फ़रोग़ देने में नाफरमोश कारनामे अंजाम दिए। कहते हैं उर्दू लश्करी ज़बान है और उर्दू दक्खन में पैदा हुई, दिल्ली में जवान हुई और लखनऊ में दुल्हन बनी। लखनऊ में उस पर शबाब आया। गालिब, मोमिन, मीर, ज़फ़र, उर्दू के न जाने कितने क़ज़दार ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी काविशों से उर्दू को बुलंदी दी और उर्दू का हुस्न मुसलसल निखारते रहे। उर्दू का हुस्न और उर्दू की नाजुकी की वजह से
उर्दू को नाज़नीनों की ज़ुबान रेख्ता भी कहा गया। तभी तो मीर तक़ी मीर ने फरमाया, गुफ्तगू रेख्ते में हमसे ना कर, गुफ्तगू रेख्ते में हमसे ना कर, ये हमारी ही ज़बान है प्यारे। एक दौर वो था जब उर्दू सबकी थी और सब उर्दू के शबाब को सलाम करते थे। मीर ने उर्दू का दामन थामा था तो गालिब भी उर्दू के हमनवा थे। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। अवध हो या दिल्ली, जब उर्दू ने लश्कर और खेमों से बाहर कदम निकाला तो दरबारों में होती हुई पूरे हिंदुस्तान की ज़ुबान बनी। उर्दू ने मजहबों और सरहदों के दायरे में कैद इंसानियत को आज़ाद कराकर सबके दरमियान मोहब्बत और खुशियाँ बांटनी शुरू कर दी। उर्दू के शबाब में हर दिन निखार आता गया। तमाम हिंदुस्तानी ज़बान उर्दू में समाकर मेरे यानी उर्दू के साजे में ढल गई। उर्दू में हम में परवरदिगार की मदह सना करना बताया, नात में रसूल पाक की अज़मत बयान फरमाई, तो वहीं मीर अनीस के ज़रिए मरसिए में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत की मंज़रकशी की गई। उर्दू की ही बदौलत मोहम्मद इक़बाल सर अल्लामा इक़बाल बने और उर्दू के ही सहारे उन्होंने तल्ख़ तारीख़ को नज़्मों की नज़ीम कैद किया। क्या कहूँ अपने चमन से मैं जुदा क्यों कर हुआ, क्या कहूँ अपने चमन से मैं जुदा क्यों कर हुआ, और असीर हल्के दामे हुआ क्यों कर हुआ। जाए हैरत है बुरा सारे ज़माने का हूँ मैं, जाए हैरत है बुरा सारे ज़माने का हूँ मैं, मुझको खलक शराफत का अता क्यों कर हुआ। कसीदे कहानियों में जहाँ उर्दू लोगों के लुत्फ़ का सामान बनी, गज़लों के ज़रिए तन्हाई की साथी वही मज़ाहिया शायरी यानी हज़ल ने उर्दू को बनाया लोगों को हंसाने का सामान। वो उर्दू के शबाब का उरूज था, लोग उर्दू का जिक्र करते उर्दू के रस्म ख़त को लेकर बहस होती है। हालांकि उर्दू का रस्म ख़त नस्तालीक़ है जो फ़ारसी ज़बान से लिया गया है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ों से भी उर्दू को संवारा गया है और उसमें बड़ा हाथ अकबर के नवरत्नों में शुमार अबुल फजल फैज़ी का है। जब कहते कि उर्दू जैसी जिंदा मिसाल और क्या होगी। उर्दू में हिंदुस्तानी की तकरीबन सभी इलाकाई ज़बानों के साथ साथ गैर मुल्की ज़बानों की खुशबू समाई है, जैसे जिसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की, सामी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, पंजाबी, हरियाणवी, यहाँ तक कि अवधी भोजपुरी भी शामिल है। और फिर आया वो दौर जब मुल्क में इनकलाब आया, पूरा हिंदुस्तान फिरंगियों को उखाड़ कर फेंकने के जुनून में था और उन सब की ज़बान में उर्दू ही थी जो फिरंगियों के मुकाबले खड़ी थी और लड़ी थी। उर्दू के ज़रिए बिस्मिल अज़ीमाबादी ने फरमाया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हिंदुस्तानी वतन परस्तों ने उर्दू के ज़रिए अंग्रेज़ों से जंग लड़ी, उर्दू के ज़रिए आज़ादी मिली और जब अपनी हुकूमत आई तो न जाने क्या हुआ, अपने ही बेगाने हो गए। सुकून क़ल्ब को जिंदा दिली को तरसोगे, सुकून क़ल्ब को जिंदा दिली को तरसोगे, उर्दू के बाद तुम इस ज़िंदगी को तरसोगे। महात्मा गांधी ने जहाँ 1934 पर डॉक्टर जाकिर हुसैन को जब तरस आया तो वो एक डेलीगेशन के साथ हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरियत जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गए, पर कुछ हुआ नहीं। सन 1967 से खुद जब सदर जमहूरियत की कुर्सी पर बैठे तो उर्दू को वो भी भूल गए। एक खुशी की बात ये हुई कि 1963 में उर्दू की बहन हिंदी को हिंदुस्तान की ज़बान का दर्जा दे दिया गया। मुसलमानों की बढ़ती वोट की ताकत को देखते हुए 1974 में उर्दू की तरफ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला एच.एन. बहुगुणा ने नज़र इनायत फरमाई।
उसके बाद उसी रास्ते पर वज़ीर आला नारायण दत्त तिवारी ही चले, मगर ये रहम करम सिर्फ उर्दू के साथ सियासी मफाद के लिए किया गया। उर्दू को लेकर मीर को भी लोगों ने नहीं बख्शा। वो जिसको पढ़ता कोई नहीं बोलते सब हैं, वो जिसको पढ़ता कोई नहीं बोलते सब हैं, जनाब मीर भी कैसी ज़बान छोड़ गए। यानी उर्दू के चाहने वाले उर्दू से बेवफाई खुद कर रहे थे और गुनाहगार मीर को ठहरा रहे थे। फिर उत्तर प्रदेश में 1994 में एक हुकूमत आई जिसने उर्दू को सूबे में उम्र जलवों में जलवों में जलवों में जलवों उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं हर शब गम की सहर हो, ये जरूरी तो नहीं उम्र जलवों में दिखाकर जहती कायम की। उर्दू वही है जिसने हर मजहब व मिल्लत के लोगों को अपनाया। उर्दू वही है जिसमें गुलकारों की आवाज़ों में चाशनी भरी। उर्दू वही है जिसने वतन पर आँच आने पर सबसे पहले आवाज़ बुलंद की। उर्दू वही है जिसने वतन परस्तों के सीनों में आज़ादी के शोले भड़काए। उर्दू वही है जिसने शहीदों की शहादत की लाज की। चमन वाले नहीं वाकिफ थे शायद इस हकीकत से, चमन वाले नहीं वाकिफ थे शायद इस हकीकत से, चमन की आबियारी में हमारा खून शामिल भी कहा था कुलसुम मैम कि हम जब देखते हैं अपने चारों तरफ इस वक्त उर्दू के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, लेकिन खचाखच खाली है हाल। ये लफ्ज़ लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन वाकई में यहाँ पर होना ही चाहिए था कि इतने ही लोग, इससे ज़्यादा लोग बाहर होते और अपनी क्यू का अपनी बारी का इंतज़ार करते कि आज उर्दू और उर्दू डे मनाया जा रहा है। बहरहाल जहाँ तलफ़्फ़ुज़ की बात है, सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं, तो मुझे अपने एक दादा मरहूम इशरत जहांगीरपुरी का कलाम तो नहीं बल्कि एक मतलब और उनका मख्ता हजरात के ज़ौक़ समात के लिए नज़र करना चाहता हूँ। ताली बजाएं तो मैं आप हजरात के ज़ौक़ समात के लिए कि ख़ता का अपनी जिसे एतराफ़ हो जाए, भाई ख़ता का अपनी जिसे एतराफ़ हो जाए, गुनाह उसका यकीनन माफ़ हो जाए। और सुखनवरी की तमन्ना तो है मगर इशरत, सुखनवरी की तमन्ना तो है मगर इशरत, दुरुस्त उनका जरा शीन काफ हो जाए। दादा मरहूम का एक कलाम था, बहुत सारे शेर थे। अब इसके बाद जिसके आप मुंतज़िर हैं और सारे लोग के दास्तान गोई के बाद अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो इबरत भी दे, सबक भी दे और लोगों तक पैगाम पहुंचाए इस बात का। और ख़ास तौर से जनाब एहसन लाल साहब जिन्होंने इसको तश्कील किया है, जिन्होंने लिखा है इस ड्रामे को, मुख्तसर है ड्रामा और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों और ख़वातीन की तालीम को लेकर और बाउनवान दादी अम्मा मान जाओ ना, आपके सामने पेश है ये ड्रामा, मुख्तसर ड्रामा और उसके तमाम किरदार अभी चंद लम्हों के बाद आपके सामने होंगे। जोरदार तालियां बजाइए। ये डेंगू कितना फैल गया है, अरे जिसको देखो उसको डेंगू हो जा रहा है। अरे बहुत खतरनाक बीमारी है बिटिया, लेकिन इससे बचने का एक उपाय भी है। अरे उपाय ये है कि जहाँ जहाँ पानी आपको दिखे वहाँ से हटा दीजिए। पानी जब जमा होता है वहीं डेंगू का खतरा भी होता है, इसलिए पानी ना जमा होने दें। अच्छा बिटिया तुम बैठो, मैं अभी बचा हुआ पानी ना साफ करके आता हूँ। बैठो बैठो बैठो। अरे ये चूहे, अरे हट हट हट। डेंगू हो रहा है, बताइए। अरे नानी, नानी, अरे नानी
ये बताइए ना, ये क्या लिखा हुआ है? बेटी, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। अरे नानी, ऐसे कैसे? मेहंदी आप अपनी नवासी से मजाक करती हैं? बेटी, मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की है। पर नानी, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आपकी गुफ्तगू से तो ऐसा नहीं लगता। और ऊपर से खानदान के सभी लोग आपकी बातों को तरजीह देते हैं। ये तो परवरदिगार की मेहरबानी है बेटी। पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई भी आना चाहिए। ये मैंने दूसरों से समझ लिया। हाँ नानी, बस आज वही काम आ रहा है। अच्छा, पर नानी, आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? कम उम्र में निकाह हो गया था। निकाह के बाद घरदारी काम काज। तो नानी, आप जो नाना अब्बू से कहते पढ़वाने के लिए, वो तो पढ़वा ही देते। वो तो चाहते थे कि मैं तालीम हासिल कर लूं, लेकिन घर के इतने काम काज, बच्चों को देखना सारा, फिर तो तुम जानती ही हो। यानी नानी, गलती आपकी है जो आपने पढ़ाई नहीं की। अब यही समझ लो बेटी। पर नानी जान, अभी भी कोई वक्त नहीं गुजरा है। आप अभी भी पढ़ाई चालू कर सकती हैं। अब इस उम्र में तालीम हासिल करके मैं क्या करूंगी? अरे नानी जान, आपको बूढ़ा कौन कहता है? आपको पता है जब आप हमारे घर आती हैं तो हमारे पड़ोसी क्या कहते हैं? अरे वो सब यही कहते हैं कि जो तुम्हारी नानी जान है वो तुम्हारी अम्मी की बड़ी बहन लगती हैं, यानी हमारी बड़ी खाला जान। नानी से फिरकी लेती है। चल। अरे नानी, मैं सच बोल रही हूँ। और वो सब ये भी कहते हैं तुम्हारी खाला जान तो बहुत खूबसूरत है। चल बस बहुत हुआ। अरे नानी, अच्छा नानी, एक बात बताइए, आप ये पढ़ाई लिखाई क्यों छोड़ रही हैं? आप भी अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर सकती हैं। नहीं बेटी नहीं, अब इस उम्र में अब नहीं होगा। ठीक है नानी, अब मैं भी ये सब पढ़ाई छोड़ दूंगी और मैं भी आपकी तरह ही रहूंगी। इल्म हासिल करना ही चाहिए, वो भी खासकर औरतों को। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि औरतों को 2 घरों को संभालना पड़ता है। निकाह से पहले मायके की और निकाह के बाद ससुराल की। और लड़कों की क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? उनकी भी होती है, लेकिन घर के बाहर कामों में। तो नानी, घर के बाहर के काम भी करके और पढ़ाई भी करके हमें करना तो वही सब काम है, खाना बनाना, बर्तन धोना वगैरह वगैरह। इल्म हासिल करने से घर में छोटे भाई बहनों की तालीम में मदद होती है और निकाह के बाद बच्चों की। ऐसा सुनने को तो मिलता है। ये बात तो अलग है कि तालीम देने के लिए घर में औरतों की गिनती नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे स्कूल में कोई सवाल हल नहीं होता तो तुम किससे पूछती हो? अम्मी जान से। और किससे पूछूंगी? भाई तो छोटा है और अब काम में लगे रहते हैं। देखा ना, तुम्हारे तालीम में तुम्हारी अम्मी जान ही तो मदद करती है ना? हाँ, वो तो है। अच्छा नानी जान, आप ये किताबों वाली तालीम हासिल कर लीजिए, जिससे आप पढ़ने के साथ साथ लिखने भी लग जाएंगी। अब हमें कौन पढ़ाएगा? अरे आपको कौन पढ़ाएगा? आपको हम पढ़ाएंगे, हम। आपको मालूम है, हम तालिबे इल्मों को स्कूल की तरफ से ये काम दिया जाता है कि साल भर में कोई भी 2 लोगों को पढ़ाओ। वो बच्चों या बड़ों के लिए होगा? नहीं नानी जान, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, ये सभी उम्र के लोगों के लिए है। अच्छा। हुकूमत प्रौढ़ शिक्षा नाम से एक मंसूबा चला रही है। ये प्रौढ़ शिक्षा मंसूबा? ये नई कौन सी बला है? अरे नानी, प्रौढ़ शिक्षा मंसूबा मतलब उम्र दराज के लोगों को तालीम हासिल कराने वाली मंसूबाबंदी। अच्छा, आप समझी। तेरे नाना अब्बू तो हमें तालीम दिला ना सके। अरे नानी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? नाना अब्बू ने तो
अपनी तरफ से कोशिश की ही होगी ना पढ़ाने की। लेकिन तेरे नाना अबू रह कहाँ गए? हाँ, नाना अबू कहाँ रह गए? आते ही होंगे। नवासी में क्या बातचीत चल रही है? हमारे बारे में क्या गुफ्तगू हो रही है? नाना अबू, आपने वो सफाई कर ली ना? वो तो बिटिया मैंने कब की कर दी। बहुत काम था लेकिन सब हो गया। आप आ गए? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप गए तो चले जाएं। ये क्या हर वक्त तफरीक? बूढ़े हो गए लेकिन। अरे नानी जान, आपका भी तो सवाल सही नहीं है। अब सामने दिख रहे हैं तो आ ही गए होंगे ना। अच्छा, अब तू नाना की तरफदारी करेगी? अब सच बोलने में कैसी तरफदारी? अरे बिटिया, ये तेरी नानी है जो है ना, ये ऐसे ही उल्टा सुल्टा सवाल करके हमें यूं ही परेशान करती रहती है दिन भर। तो नाना जान, 45 सालों से आप भी तो इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये तो है बिटिया, बात तुम्हारी सही है। अच्छा नाना जान, जब नानी अम्मा छोटी नहीं होंगी तो और भी ऐसे ही सवाल करती होंगी। अरे चुप रह। अच्छा चल, कमरे में चल के बात करते हैं, विस्तार से आराम से बात करेंगे। देखिए, हाँ। बच्चों के सामने हमारी तफरीह मत उड़ाइए। आप तो बूढ़े हो गए, ये तो बच्ची है ना। उफ नानी, अरे नाना चलिए हम लोग अंदर से बात करेंगे। जाइए जाइए, निकालिए दिल की भड़ास, वो भी अपने नवासी के सामने। चलिए ठीक है, हाथ पैर धो लीजिए, मैं नाश्ता वगैरह कमरे में ले आऊंगी। जैसी आपकी इच्छा बेगम साहिबा। खत्म हो गया। ठीक है नाना अबू। हाँ, अच्छा बोल। नाना अबू बताइए ना। अरे अरे वाओ, कितनी प्यारी गुड़िया है। अरे नाना अबू, ये बताइए ना कि गुड़िया किसकी है? अम्मी जान की या खाला जान की? ना अम्मी जान की है ना खाला जान की, ये तुम्हारी नानी अम्मा की है। हाँ, ये तुम्हारी नानी अम्मा की है। अब यहीं से किस्सा शुरू हुआ है तो आओ बताता हूँ कि क्या क्या बातें हुई थी। अच्छा लेकिन एक काम करो, वो जरा कुशन है ना वो दे दो, थोड़ा कमर के पीछे लगाना है, दर्द कर रहा है। हाँ, लाओ। नाना अबू, ये लीजिए नाना अबू, ये लीजिए। बहुत प्यारी बिटिया है। अब बैठो बैठो। अरे नहीं नाना, बताइए आप मुझे बातें बताइए। मैं क्या बता रहा था? उफ नाना अबू, कितनी जल्दी भूल जाते हैं, आपकी भी ना उम्र हो गई है। अच्छा नाना अबू, आप पता क्या बता रहे थे? आप वो गुड़िया और नानी अम्मा की बातें बता रहे थे। अरे हाँ, मैं ये बता रहा था कि तुम्हारी नानी अम्मा ना जब गहनों से लद कर ब्याह कर कर आई थी तो उनकी एक शिकायत थी, बहुत बड़ी शिकायत थी। वो क्या? अरे वो ये कि कैसे रिश्तेदार है भाई, बताओ इतने सारे तोहफा दिए लेकिन एक गुड़िया नहीं दे पाए। अरे भाई, उनकी अम्मी जान भी गुड़िया लाने से मना कर दी। वो बोली कि वहाँ जाके एक बड़ा गुड्डा मिलेगा, वो भी यहाँ आकर नहीं मिला। नानी जान कितनी छोटी रही होंगी। अच्छा नाना अबू, हाँ। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, वही रोज एक ही रट लगाती थी कि गुड़िया ला दो, गुड़िया ला दो, गुड़िया ला दो, एक ही रट। हाँ, हाँ। तो आपने गुड़िया लाकर दी? हाँ बाबा, अरे लाता कैसे नहीं। 3 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठी और हमसे भी नाराज हो गई। तो फिर मैंने सोचा भाई गुड़िया लाना पड़ेगा, और जब गुड़िया लाया भाई बहुत खुश हुई। हाँ। और उसके बाद तो पूरे घर को सुकून मिला और उसे भी सुकून मिला। तो फिर नाना जान, घर के कामों का क्या हुआ? अरे उसमें क्या था, जब वो खेल के आती थी तो उसको कोई भी घर के काम में लगा दिया जाता था। तो आपकी अम्मी जान गुस्सा नहीं होती थी? नहीं, वो कहती थी कि अभी छोटी उम्र है ना, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। हाँ। अच्छा, यही सब खेलों की वजह से नानी जान घर के कामों को मना नहीं करती थी? नहीं, वो कभी मना नहीं करती थी। अरे कोई भी काम दे दो वो सब करती थी। हाँ, लेकिन कोई बड़ा अगर कह दे तो वो काम वो सबसे पहले करती थी। हाँ। अच्छा, तो इतनी अच्छी नानी अम्मा थी तो पढ़वा भी दिए होते। अरे बिटिया, ये खेल बस ये 6 महीने तक ये खेल चला। उसके बाद तो वो घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी और उसके कंधों पर सब बोझ आ गया। तो नाना अबू,
अच्छी बात हुई ना। हाँ, अब जब उसने अपना कंधा लगाया तो मुझे भी तो अपना कंधा लगाना था ना। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि भाई जो फर्द, जो घर का जो भी फर्द जो चाहता था वो बन जाता था, लेकिन सौदे की जिम्मेदारी मुझे थी। और पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी नानी अम्मा को सौदा लाने में शर्म आती थी, इसलिए हम जाया करते थे। तो ये तो और अच्छी बात हुई ना नाना अब्बू। अरे खाक अच्छी बात है बिटिया। अरे एक बार क्या हुआ था ना, मैं बेसन लेकर आया था कि फौरन उसने बोला कि और सौदा लाना है, मतलब ये लाना है वो लाना है। फिर मैं वो गया, वो सौदा लेके आया, फिर एक सौदा याद आ गया। अरे ऐसे करते करते ना जाने दिन भर में तुम्हारी नानी अम्मा कितने बार दौड़ाती थी, 10-20 बार दिन भर सौदा लाओ। ये जिम्मेदारी मुझे दे दी गई थी। अरे नाना जान, तो तारीफ भी तो आपकी ही होती थी। सब लोग यही कहते थे मिर्जा शरफुद्दीन की बेगम इतनी अच्छी है। हाँ, अब तू अपने नानी अम्मा की तरफदारी कर रही है। वैसे बिटिया बात तो सही है, तुम्हारी नानी अम्मा को पाकर मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा नाना जान, हाँ? इतनी अच्छी तो नानी अम्मा है हमारी, तो आप उनको इतना क्यों छेड़ते हैं? अरे अब घर में सिर्फ हम ही दोनों रहते थे, बाकी जो हमसे बड़े थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और जो बेटे और बेटियां थी उनकी शादी हो गई। उसके बाद हम ही दोनों बसते थे तो आपस में छेड़खानी चुगलबाजी चलती रहती थी। अब तुम लोग की तरह हमें फोन चलाना तो नहीं आता था ना। नाना जान, ये तो अच्छी बात है कि फोन वगैरह नहीं चलाना आता था आपको, वरना आप दोनों की आपसी मोहब्बत कहाँ नजर आती। वैसे बेटा ये तुम लोग ना हम लोगों से फोन की वजह से ना बहुत दूर होते जा रहे हो। सही फरमाया नाना अब्बू आपने। अरे ये सब छोड़ बिटिया, ये सब तो बातें होती रहेंगी। ये बता कि घर में सब खैरियत है? तुम्हारे वालिद और वालिदा कैसे हैं, और वो छोटू वो फरहान और अरहान कैसे हैं? अरे पूछिए मत, सब बहुत अच्छे। पता है सब आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अरे हमें ना आप दोनों की बहुत याद आ रही थी, खासकर आपकी तो बहुत ही याद आ रही थी, तो हमने अपने अब्बू से कहा और वो वापस आते वक्त हमें यहाँ छोड़ आए। अरे बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बता, मेरी छोटी सी गुड़िया कुछ खाएगी, मैं लेकर आऊँ? अरे नहीं अब्बू जान, नहीं नाना जान, मुझे कुछ नहीं खाना। आप दोनों को देख कर ही मेरा पेट भर गया। अच्छा नाना जान, मैं एक बात पूछूं? अरे पूछो बिटिया। आप इतना तालीम हासिल किए हैं तो नानी जान को क्यों नहीं पढ़ पाया? अब बिटिया उस समय ना पढ़ाने का कोई चलन नहीं था औरतों को। मैं तो चाहता था उससे तालीम मिले, लेकिन छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई। यही तकरीबन वो 12 साल की थी जब उसकी शादी हुई। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी। उसके बाद तुम्हारी माँ, मामू जान, खाला जान और पता नहीं क्या क्या, उन सब में वो मशगूल रहने लगी। नाना अब्बू, ये तो बहाना हुआ ना, नानी जान के साथ सही नहीं हुआ। सही तो नहीं हुआ बिटिया, लेकिन क्या नाना अब्बू, अभी भी वक्त है और नानी जान अभी भी तालीम हासिल कर सकती हैं। अच्छा हाँ, आपको पता है, आप जब नानी जान हमारे घर आती है तो हमारे पड़ोसी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमारे पड़ोसी यही कहते हैं कि जो तुम्हारी नानी जान है ना, वो हमारी अम्मी की बड़ी बहन लगती है और हमारी बड़ी खाला जान। भाई बिल्कुल सही कहते हैं आपके पड़ोसी। अरे तुम्हारी नानी अम्मा की कोई उम्र नानी अम्मा वाली है? वो तो तुम्हारे अम्मी जान वाली उम्र है उनकी। हाँ, और पहले क्या है ना, बचपन में शादियां हो जाया करती थी। अरे वो क्या कहते हैं, वो आजकल जुर्म है, पता नहीं क्या कहते हैं। बाल विवाह? हाँ, यही बाल विवाह। अरे ये मैंने अपने बच्चों का कभी नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें अच्छी तालीम दी है हमेशा से। हाँ नाना अब्बू, इस बात से तो हम पूरा एग्री करते हैं। पता है आपकी यही सब वजह से ना तो हमें कितनी वो मिल रही है, और अच्छा, अपनी जान वैसे- की शक्ल में हमें। तुम्हें कुछ बता रही थी कि कैसे मतलब उनको तालीम हासिल करा सकते हैं, वो कैसे हो सकता है? नानी जान को, तो नानी जान को हम तालीम ऐसे हासिल करा सकते हैं कि अभी जो गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी मिलेगी, हाँ। उसमें तो नानी जान को हम ही पढ़ा दिया करेंगे। फिर कोई फ्रॉड स्कूल में उनका नाम लिखवा देंगे, या फिर कोई मास्टर जी रख देंगे। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। वैसे तुम्हारी नानी अम्मा हैं कहाँ, दिख नहीं रही हैं? पानी तो ले अरे इतनी देर भाई बेगम साहिबा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर पानी बना रही थी क्या?
अब ये क्या बना है? उफ, जो भी है मिट्टी डालो, गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय पियो। अरे वाह, पकौड़ियाँ, ये लो भैया, चाय बाद में देंगे, मैंने पकौड़ियाँ खानी, ये लो। हाँ। तुम नहीं खाओगे, और मालूम है कि तुम खा कर आई होगी, इनको बहुत पसंद है पकौड़ी, ये खा कर आती है, ये लो तुम खाओ। मैं खाती हूँ। नाना जान, आप क्यों नानी जान को इतना छेड़ते हैं? देखिए ना कितना ख्याल रखती हैं आपका। अब ये हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा भाई? और बेगम साहिबा, अब तो आप अपनी दोनों चोटियां बुनने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपकी नवासी, अब आपको स्कूल भेजने की तैयारी कर रही है, बस्ता तैयार कर लीजिए भाई। हाँ बेटी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब इस उम्र में? उफ, नानी जान, नानी जान आपको ऐसे ही छेड़ रहे हैं। आपको पता है अभी तो 2 महीने हम ही आपको पढ़ाएंगे, फिर कोई स्कूल में आपका एडमिशन करा देंगे, या तो फिर मास्टर जी रख देंगे इनके लिए। हाँ। मास्टर? और हाय नो, मैं ये बूहे मास्टर से नहीं पढ़ूंगी। मास्टर नहीं हो तो भी गनीमत। ठीक है नानी अम्मा, ठीक है, मास्टर नहीं ही सही, लेकिन अभी तो हम ही आपकी मास्टरनी जी हैं। और क्या? अब तुम लोग को इस उम्र में मैं ही मिली हूँ। अरे ये उम्र नहीं होती है कोई सीखने की, कोई वो में कुछ भी सीख सकते, बताओ भाई। सही बात। अरे नानी अम्मा मान जाओ जी, नानी अम्मा मान जाओ जी, नानी अम्मा मान जाओ जी, नानी अम्मा मान जाओ जी। ठीक है, तुम लोग के लिए मैं भी तालीम हासिल कर लेती हूँ। अरे वाह, देखा मैंने कहा था ना कि नानी अम्मा तुम्हारी मान जाएंगी। देखा, अरे मैं कहता था कि तुम्हारी नानी अम्मा मान जाएंगी। कल रात वो हमसे मिल के गए 2 दिन पहले, और रात में जाकर रात में 2 मिनट को अटैक हुआ मुझे। तो मतलब उसका ना वो रोल में ये खुद ही कर रहा है, जो लड़के नीचे ये 3 महीने से जाते हैं, इसीलिए हो सकता है कम नजर आ रहे हैं आपको। तो ये नाटक हमारा 29 नवंबर को रेडियो भी आ चुका था, तो मैंने सोचा नाटक इसको कर दिया जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ उर्दू की, तो आप इस तरह समझिए कि उर्दू की वैल्यू क्या है। अगर आपका घर में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के अखबार आते हैं, आप उर्दू अखबार अपनी बेचने जाइए तो 12 रुपये किलो में वही बिकेगा, हिंदी का बेचिएगा 15 रुपये, इंग्लिश का बेचिए 20 रुपये, वही उर्दू रहा है। तो उसी से आप अंदाजा उर्दू का लगा सकते हैं क्या है। और मैं चाहूँगा उर्दू के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो, मतलब मेरी नज़र में एक छोटी सी मिसाल है कि उर्दू अकादमी या फखरुद्दीन बहुत सब कुछ करती है, लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी साहब ने मतलब वो बात कहता कि राइटर अगर कोई किताब देता है तो किताब 4-5 महीने में पास होती है, और उसको मुश्किल 20,000 मिलते हैं, 20,000 में 10,000 लगा के किताब छपा पाता है, बाकी चीज़ों के लिए पैसा ऐसा मिलता है कि बहुत बेचता भी है। तो मैं चाहूँगा राइटर्स को भी कोई दिया जाए। और मेरी जानकारी में कि उर्दू की पहली गज़ल जो थी पंडित चंद भाग ब्राह्मण ने लिखी थी, जो शाहजहाँ के दरबार में थे, जो अमीर खुसरो लेके आए थे। तो मैं कितना सही नहीं जानता, लेकिन तहकीक है कि ये अपने इब्राहिम साहब बता सकते हैं क्या सही है नहीं सही है, लेकिन उर्दू गज़ल कहा जाता है पहली रखी थी। और मैं बस खास आपको सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा दूसरा आगे प्रोग्राम को एक बहबाजी होगी, बस वो एक किताब का एग्जाम होना है, बनूरी साहिबा जो हैं जिन्होंने उर्दू के लिए काम करती हैं, उसके बाद अवार्ड बटेंगे, बस अवार्ड तो अगर वज्द में लाऊं वापस, चाक पर कूजा रखूं, खाक बनाऊं वापस, था तेरा हुक्म तो जन्नत से ज़मीन पर आया, था तेरा हुक्म तो जन्नत से ज़मीन पर आया, हो गया खत्म तमाशा तो मैं जाऊं वापस। सीन से 3 इकबाल। सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, सामने उसके कभी उसकी सताइश नहीं की, दिल ने चाहा भी गर होठों ने जुम्बिश नहीं की। यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, उर्दू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो।
वो गज़ल उन्हीं को सुनाएगा, वो छुरी उसी पे चलाएंगे। वो गज़ल उसी को सुनाएगा, वो छुरी उन्हीं पे चलाएंगे। न कलीम को वो बुलाएगा, न कलीम को वो बुलाएंगे। ये वस्ल की रात है खुदारा, नकाब चेहरे से मत हटाओ। ये वस्ल की रात है खुदारा, नकाब चेहरे से मत हटाओ। तुम्हारे चेहरे का ये उजाला सहर से पहले सहर न कर दे। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। इतना गुरूर मत कर अपनी उड़ान पर, इतना गुरूर मत कर अपनी उड़ान पर। परवाज हम भी रखते हैं शाहीन की तरह। हसीन आंखें सुनहरी जुल्फे सगुफ्ता चेहरा कसम खुदा की। हसीन आंखें सुनहरी जुल्फे सगुफ्ता चेहरा कसम खुदा की। मेरी नज़र को ज़माने भर में हसीन तुमसा मिला नहीं। यही बातें सुनाने के लिए तुमने बुलाया था। यही बातें सुनाने के लिए तुमने बुलाया था। समझ में कुछ नहीं आया कि तुमने क्या सुनाया था। दूसरों को मौका दीजिए, साथियों को। अगर ये कह दो बगैर मेरे, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। एक मिनट, ये इकबाल टीम जो है ये एक तरफा नहीं चलना है। आप दूसरे साथियों को मौका दीजिए। जिस तरीके से लड़कियां तरतीब से अशआर पढ़ रही हैं वैसे ही उन्हें भी पढ़ लेंगे। हाँ, पढ़िए। उदासियां जो नलाते तो और क्या करते, न जश्न शोला मनाते तो और क्या करते। अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भी, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। ये सब क्या दिल की आदत है? नहीं तो। किसी से कोई शिकायत है? नहीं तो। किसी के बिन किसी की याद के बिन, किसी के बिन किसी की याद के बिन जिए जीने की हिम्मत है? नहीं तो। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर कि वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर कि वफा है क्या। तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो हो, इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो हो। रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो हो। रखना है कहीं पाऊं तो रखो हो कहीं पाऊं, रखना है कहीं पाऊं तो रखो हो कहीं पाऊं। चन्ना जरा आया है तो इतराए चलो हो। वक्त कम है गुफ्तगू फैलाएं क्या, वक्त कम है गुफ्तगू फैलाएं क्या। चीर कर रख दें जिगर समझाएं क्या। जिंदगी की अक्सर बातें छोड़ दी, शायरी भी छोड़ दें मर जाएं क्या। अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज मैं रख दूं, अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज मैं रख दूं। मगर तेरे तखय्युल से फुजूतर है वो नजारा। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कितने ही अहबाब का हमने मेयारे इखलास से देखा, कितने ही अहबाब का हमने मेयारे इखलास से देखा। दिल बेगानों से वाबस्ता तन अपनों में शामिल शामिल। ला फिर एक बार वही बादा जामे साकी,
ला फिर एक बार वही बादो जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकामे साकी। ये मुमकिन है कि हम इनको बहुत चाहें ये कम चाहें। ये मुमकिन है कि हम इनको बहुत चाहें ये कम चाहें। ये मुश्किल है कि ये औरों को चाहे इनको हम चाहें। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। वो कोई गुस्ताख पागल मन चला था मैं न था। वो कोई गुस्ताख पागल मन चला था मैं न था। आपको छेड़ा था जिसने दूसरा था मैं न था। आया तो बार बार बुलावा अमीर का, आया तो बार बार बुलावा अमीर का, हमसे मगर न हो सका सौदा ज़मीर का। अभी इस तरफ ना निगाह कर न गजल की पलकें सवार लो, अभी इस तरफ ना निगाह कर न गजल की पलकें सवार लो। मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना तुझे आईने में उतार लो। मैं तमाम दिन का थका हुआ तो तमाम शब का जगा हुआ, मैं तमाम दिन का थका हुआ तो तमाम शब का जगा हुआ। जरा ठहर जा इसी मोड़ पर तेरे साथ शाम गुजार लो। निकलना खुद का आदम, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। यूं तो मिलने को बहुत पीरो जवा मिलते हैं, यूं तो मिलने को बहुत पीरो जवा मिलते हैं, जो मोहब्बत से मिले ऐसे कहाँ मिलते हैं। ढूंढने वाले को हम भी वहीं मिल जाएंगे, ढूंढने वाले को हम भी वहीं मिल जाएंगे, उनकी जुल्फों के गिरफ्तार जहाँ मिलते हैं। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबर पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबर पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरा अफ़्व बंदा नवाज में। न सलीका मुझ में कलीम का न करीना तुझ में खलील का, न सलीका मुझ में कलीम का न करीना तुझ में खलील का। मैं हलाके जात में सामरी तो कतील शेवे आज़री, मैं नवाए सोख्त दर गुलू तो परी दरंग रमी दबू, मैं नवाए सोख्त दर गुलू तो परी दरंग रमी दबू। मैं हिकायते गमे आरज़ू तो हदीस मातम दिल बरी, मेरा ऐश गम मेरी शहद सम मेरी बूद हम नफस अदम, मेरा ऐश गम मेरी शहद सम मेरी बूद हम नफस अदम। तेरा दिल हरम गर्वे अजम तेरा दी खरीदे काफली। नहीं होता है मुमकिन ज़ब्त गम जब, यही शेखे हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं, यही शेखे हरम है जो चुरा कर बेच खाते हैं। गली में बुजरो दल के अवेसो चादरे जहरा, हुजूरे हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की, हुजूरे हक में इसराफील ने मेरी शिकायत की। ये बंदा वक्त से पहले क़यामत करने पे बर्पा। अदब बेचा खरीदा जा रहा है, अदब बेचा खरीदा जा रहा है, ये देखो उर्दू का जनाजा जा रहा है। और उर्दू के लिए मगरमच्छ की आंसू और उर्दू को मिटाया जा रहा है। ये अक्ल वाले इसी तरह से हमें फरेबे कमाल देंगे, ये अक्ल वाले इसी तरह से हमें फरेबे कमाल देंगे। जुनून के दामन से फूल चुनकर खैरत के दामन में डाल देंगे। हमारी आशुफ्तगी सलामत सुलझ जाएंगी जुल्फ़े दौरान, हमारी आशुफ्तगी सलामत सुलझ जाएंगी जुल्फ़े दौरान। जो पेचोखम रह गया है बाकी वो पेचोखम भी निकाल देंगे। ये ऐशो तरफ के मत वाले बेकार की बातें करते हैं,
ये ऐशो तरफ के मत वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। नहीं होता है मुमकिन ज़ब्त गम जब तुम नहीं होते, नहीं होता है मुमकिन ज़ब्त गम जब तुम नहीं होते, ये आंखें जाने क्यों रहती हैं नम जब तुम नहीं होते। शिकस्ता दिल फसुर्दा चेहरा आंखें नम परीदारन, शिकस्ता दिल फसुर्दा चेहरा आंखें नम परीदारन, यही होती है हालत बेशुगम जब तुम नहीं होते। ये फितना आदमी के खाना वीरानी को क्या कम है, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। वो कहते हैं हर चोट पर मुस्कुराओ, वो कहते हैं हर चोट पर मुस्कुराओ, वफा याद रखो सितम भूल जाओ, कहाँ हो तुम ए फज़्ल गुल की हवाओ, कहाँ हो तुम ए फज़्ल गुल की हवाओ, इधर भी तो गुजरो यहाँ भी तो आओ। वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ, वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ, पंखड़ी को जो तेरे लब का बदल कहते हैं। ये आखिरी राउंड है, एक शेर आपकी तरफ से, एक शेर